नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में युद्ध का असर अब सिर्फ दो देशों पर नहीं पड़ता। जंग की मार को दुनिया मानवता के साथ साथ महंगाई के तौर पर भी झेलती है। इसलिए लंबी होती यह लड़ाई अब आफत बन गई है और इसे बात के जरिए रोकने की जरूरत है। चौतरफा बमबारी से यूक्रेन में हाहाकार। यूक्रेन पर कब्जा करने को रूस तैयार। रूस यूक्रेन में बातचीत का चौथा दौर। रोको युद्ध, बर्बादी अब नहीं और। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखिए। जन्नत जैसी दिखने वाली जगहों को जहन्नुम बनते देखिए। देखिए जंग ने यूक्रेन को कहां से कहां पहुंचा दिया। धड़कनों को रोक देने वाले धमाके, आसमान तक पहुंच रही लपटें और उसके बाद अंधियारा करने वाले धुएं का गुबार। एक देश जो तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा था, जंग में उलझकर बर्बाद हो रहा है। पूरी दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। स्वार्थ की आड़ से नेटो भी बर्बादी का नंगा नाच देख रहा है। महाभारत के युद्ध से भी अधिक दिन बीत गए। रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को 19 दिन के बाद भी शांति का कोई सुराग नजर नहीं आता। इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें से 19 में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि वहां लगातार बम बरसा रहा है रूस। इस दौरान नजरें टिकी हैं रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत पर। दोनों देशों की यह बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बता दें कि अब तक हुई 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। यूक्रेन ने चौथे दौर की वार्ता से पहले रूस से तत्काल युद्ध विराम और रूसी सैनिकों की यूक्रेन से वापसी की मांग रखी है। शांति के लिए हो रही बातचीत हर बार डिमांड के दायरे में उलझ जा रही है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक वीडियो सामने आया है। रूस के खिलाफ युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने कई बार दावा किया कि वो कीव में ही हैं। उन्होंने कई बार वीडियो भी जारी किया, लेकिन इस बार उनका जो वीडियो सामने आया है वो पहले के तमाम वीडियो से ज्यादा विश्वसनीय दिखता है। इससे इतर ज़ेलेंस्की की ओर से एक बयान आया कि इजराइल यूक्रेन रूस के बीच मध्यस्थता करेगा। चाहे कोई भी मध्यस्थता करे, लेकिन ये जंग थमनी चाहिए क्योंकि अब तक हजारों लोग इसके भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि 27 लाख लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। इस युद्ध की मार अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड कच्चा तेल के दाम हिलोरे मार रहे हैं। इस जंग ने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। कोरोना के बाद शुरू हुआ यह युद्ध दुनिया को मंदी के दलदल में धकेल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। विकास कार्यों के बंटवारे को लेकर सरकार के 2 बड़े मंत्री आपस में ही भिड़ गए। एक ने खुलेआम हमला किया तो दूसरे ने खुलेआम चैलेंज दे दिया। विकास योजनाओं को लेकर 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। खाचरियावास और शांति धारीवाल में वार पलटवार देखने को मिला। जयपुर की योजनाओं का पैसा कोटा ले गए, यह कहा खाचरियावास ने, जिसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, खुला चैलेंज दिया खाचरियावास को। कहा सरकार से मदद के बगैर ही कोटा का विकास किया।
इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूआईटी के संसाधन से कोटा में विकास की बयार बही। ये कहा है शांति धारीवाल ने। यूडीएस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि राजधानी जयपुर पे ध्यान दे, सारा पैसा कोटा लेकर नहीं जाए, जयपुर को भी कुछ दें। और वो बात खुलकर होगी। अब जयपुर के अधिकारों के लिए धारीवाल जी से पूरी बैठकर बातचीत करेंगे। फिर भी यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप सुन लेना, मुख्यमंत्री जी से बात करके राजधानी जयपुर को पैसों की जरूरत है। हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर निगम हो, सब जगह। और यदि काम नहीं हो रहा है वहाँ पर अब जेडीए से काम करवाएंगे, जेडीए से पैसा ट्रांसफर करवाएंगे, लेकिन जयपुर की जनता को अधिकार दिलाएंगे। जयपुर की जनता के अधिकार के लिए किसी भी हद तक आवाज उठानी पड़े उठेगी, चाहे यूडीएच मंत्री से बात करनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी से। कोटा जितना पैसा वो लेकर गए हैं उसके मुकाबले पैसा तो दोगे आप, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो आप राजधानी के वो भी प्रभारी हैं यहाँ के, वो इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि मैं राज्य सरकार का पैसा जो है वहाँ पर ले गया। इसकी जांच करवा ली जाए। मेरा तो खुला चैलेंज है कि कोटा का पैसा कोटा में लगाया। कोटा की जो कुछ भी कोटा का डेवलपमेंट आज हो रहा है, क्या समझे, वो सब का सारा नगर विकास न्यास की प्लानिंग के वजह से हो रहा है। वो उन्होंने 18-20 कॉलोनियाँ काटी हैं और कॉलोनियाँ काट करके पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जब सड़क बन जाती है, बिजली आ जाती है, नाली बन जाती है, पानी आ जाता है, तब लोग प्लॉट खरीदते हैं। ये प्लानिंग होनी चाहिए और वो प्लॉट फटाफट बिक जाते हैं। उससे पैसा इकट्ठा हुआ है और उसी से प्लानिंग हुआ है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने वाले अफसरों और नेताओं को चेतावनी दी है। परसादी लाल मीणा ने दौसा में खुले मंच से कहा कि जो अधिकारी ठीक नहीं, कार्यकर्ता उसकी जानकारी दें। ऐसे अफसरों को 24 घंटे में बदल देंगे। या भाषण दे जाओ उससे काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। ये कह दो मेरे को लाल फोर्ट में कौन सा अधिकारी ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, 24 आवर में बदल देंगे। हम लोग अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेके कराएंगे तो कार्यकर्ता फिर आपकी धुआं उड़ा देगा। सही, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई जिला प्रमुख हो, चाहे कोई प्रधान हो, कार्यकर्ता से पैसा ले लिया तो इससे बड़ा पाप तो दुनिया में होता ही नहीं भाई। कोई कार्यकर्ता अपने लिए पोलिंग पे लड़ता है, कोई सब 200-250 पोलिंग होते हैं, क्या हम थोड़ी जाते हैं वोट डलाने, कार्यकर्ता डलाता है वोट। निश्चित रूप से कार्यकर्ता का मान सम्मान रहना चाहिए, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो। आप सीएम से भी कह सकते हो कि साहब ये रिपोर्ट भेज सकते हो मीटिंग के बाद, ये अधिकारी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मान लो मंत्री एमएलए आपकी नहीं माने, आप सीधे सीएम को रिपोर्ट कर सकते हो। देश भर में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच एक और खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी का फायदा अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को मिलने वाला है। इन उम्र के बच्चों को भी बुधवार से टीका लगेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के बूस्टर डोज पर से भी पाबंदी हटा ली गई है। अब 60 से ज्यादा के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज। कोरोना की लड़ाई एक और वैक्सीन आई। सोलह मार्च से 12 से ज्यादा उम्र वालों को भी लगेगा टीका। अब 12 साल वालों की पाव 12। खुशखबरी तो है और ये इसलिए भी है क्योंकि इस उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, मैदान में जाकर खेलना पसंद करते हैं, घर से बाहर निकलकर कूदने का आनंद लेते हैं। और ये सब वैसे काम हैं जिसकी आजादी कोरोना ने छीन ली। महामारी के बाद से बच्चों को घर में रहना पड़ता है क्योंकि बच्चों के बाहर जाते ही परिजनों को खौफ सताने लगता है। लेकिन अब टीका लगने के बाद डर बच्चों के घर नहीं आ पाएगा। बारह से 14 साल के बच्चों को भी देश में अब कोरोना वैक्सीन लगने का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 16 मार्च यानी बुधवार से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और लिखा है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से
12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से ज्यादा आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा सकेंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। बता दें कि इसी साल जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और अब 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल इवांस लैब में तैयार किया गया है। बच्चों के अलावा बुजुर्गों के लिए भी राहत की खबर है। देश में अब 60 से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 रोधी टीकों की बूस्टर डोज दी जाएगी। पहले इस आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ही ये खुराक दी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश भर में अब 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में इस आयु वर्ग के करीब 45 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। इस आयु के बच्चों के वैक्सीनेशन को अनुमति मिलने के बाद RUHS के VC डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि सभी आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा, कोरोना से जंग लड़ी जा सकेगी। पूरी एज ग्रुप में बच्चों का वैक्सीनेशन आवश्यक है, बिकॉज बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, बच्चे बहुत फ्रीली मूव करते हैं, तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का कोवैक्सीन वैक्सीन वेल ट्राइड है, उसकी ट्रायल रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले। मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि उन्होंने सिस्टमेटिक वे से 12 से 14 तक भी वैक्सीनेशन को प्रपोज कर दिया है और आई एम श्योर ग्रेजुअली ये यंगर चिल्ड्रन में भी प्रपोज होगा एंड जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा उससे हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिलेगा और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। नागौर से RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में सौभाग्य योजना की तारीख बढ़ाने के साथ साथ कई मुद्दे जोर शोर से उठाए। हमारे यहाँ मंत्री जी विराजे, शपथ महोदय, ऊर्जा मंत्री जी, देश के ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज ऊर्जा मंत्री जी बैठे, शपथ महोदय। मैं इनका ध्यान केंद्र की सौभाग्य योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। शपथ महोदय, यह महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार ने, ये सारा पैसा केंद्र सरकार देगा और देश के अंदर जितनी भी ढाणियाँ, जितने भी गांव या जितने भी जहाँ लोग रहते हैं, अगर एक मिनट साहब, एक मिनट। No, you can conclude now. You can conclude now. So minister is ready for reply. 30 सेकंड में खत्म कराओ। एक मिनट बैठे साहब, भैया प्लीज। मैं इसके अंदर मंत्री जी से मांग करूंगा कि उक्त योजना में विद्युतीकरण से वंचित आवासों को बिजली से जोड़ने के लिए 13/7/2021 को भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 1022.40 करोड़ की योजना स्वीकृत की। चूंकि राजस्थान विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है, ऐसे में योजना में कार्य पूर्णता की अवधि जो 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक की जाए, ताकि मेरे संसद से नागौर, जोधपुर, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के अंदर इस योजना के माध्यम से हजारों घर रोशन हो सके। मंत्री जी, इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने RAS मुख्य परीक्षा टालने की मांग की याचिका खारिज करते हुए RPSC को बड़ी राहत दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RAS मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 20 और 21 मार्च को ही करेगा। मामले में जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता 243 परीक्षार्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। राजस्थान रोडवेज अब 30 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दे रहा है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने बजट के दौरान घोषणा की थी कि जिस पर अमल करते हुए रोडवेज विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अनुकंपा नियुक्ति की खास बात यह है कि कोई आश्रित न मिलने पर वैवाहिक पुत्री को यह नौकरी दी जा रही है। बता दें कि राजस्थान रोडवेज में वैवाहिक पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति के बकाया मामलों में 30 दिन में नियुक्ति देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव के रंग। चांदो बाजो रे, डप बाजो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात फागोत्सव की, जहां जयपुर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास होली के रंग में रंगे दिखे। इस दौरान उन्होंने डफली भी बजाई। तो वहीं गोविंद देव जी मंदिर में श्याम संग होली खेली गई। टोंक में मंदिरों में भव्य झांकी निकाली गई। जैसलमेर के सोनारदुर्ग में फागोत्सव की धूम देखने को मिली। राजसमंद में महिलाओं ने फूलों की होली खेली। चंचल नैन मुरारी। तो चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर फाग महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।